हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पॉलिटी की एनसीईआरटी जो क्लास 11th की हमने शुरू करी थी उसके थर्ड चैप्टर को। नाउ दिस थर्ड चैप्टर इज इलेक्शन एंड द रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में किस किस तरीके के इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन सिस्टम चलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। इलेक्शंस, सबसे पहले तो वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होता। तो इलेक्शंस और डेमोक्रेसी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी हैव अ डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस? क्या हमारे पास डेमोक्रेसी विदाउट हैविंग द इलेक्शंस हो सकती है, या बिना यहाँ पे इलेक्शंस के वी हैव, बिना डेमोक्रेसी के वी हैव इलेक्शंस? तो दोनों क्वेश्चंस को आंसर करता है जिस भी कंट्री के बारे में, जिस भी कंट्री के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बताता है कि द नेसेसिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन बताता है, पूछ रहा है कि विच कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस? तो विदाउट होल्डिंग द इलेक्शंस हम हमारी डेमोक्रेसी को इंश्योर नहीं करा सकते, क्योंकि अगर बात करें कि सारे के सारे सिटीजन्स अगर किसी मैटर पे डायरेक्टली अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज द केस जहाँ पे डेमोक्रेसी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में या बहुत सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होती है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर एक क्वेश्चन पे यहाँ पे हर एक सिटीजन का व्यू पॉइंट कंसिडर किया जा सके। इसलिए वी हैव रिप्रेजेंटेटिव्स, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये होती है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी विच इज प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल, और बहुत सारी अदर कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये एग्जांपल होता है जहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एंशियंट ग्रीस का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एंशियंट ग्रीस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करी जाती थी। और इंडिया में आज के टाइम पे अगर हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो हमारे विलेज लेवल की, लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, इसमें भी यहाँ पे लोकल लेवल की गवर्नमेंट, स्पेशली इन द केस ऑफ द ग्राम सभा, यहाँ पे लोग जो होते हैं किसी स्पेशल मैटर्स पे, ये जो लोग होते हैं ग्राम सभा के, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और ये वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है यूपीएससी का, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल इनमें से कौन है, तो वो ऑप्शन वहाँ पे ग्राम सभा था। तो ग्राम सभा इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो इंडिया में प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगर हम लार्जर लेवल्स पे देखें तो पॉपुलेशन लैक्स में होती है, करोड़ में होती है। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को हम हर एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये डेमोक्रेसी को इंश्योर कराने के लिए यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं बाय द मीन्स ऑफ द इलेक्शंस, और उसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। In such an arrangement, citizens choose their representatives. The methods followed to choose these representatives is known as the elections. और ये जो मेथड होता है, ये जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस होता है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। The citizens have a limited role in taking the major decisions and in running the government. और सिटीजन्स यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसीज, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि सिटीजन्स अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, वही इन टर्न अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, वही इन टर्न इन सिटीजन्स के लिए पॉलिसीज फॉर्मेशन का काम करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था कि जहां पे डेमोक्रेसी नहीं भी है वहां पे भी इलेक्शंस हो सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द फैक्ट दैट नॉट ऑल इलेक्शंस कंडक्टिंग कंट्रीज आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्योंकि यहाँ से भी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है, बट फिर भी वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। A large number of the non-democratic countries also hold elections. Non-democratic rulers बल्कि ये ज़्यादा इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो कंट्री का सेटअप है, हमारे अंडर जो सेटअप है, ये डेमोक्रेटिक है इन नेचर। तो उसके लिए वो इलेक्शंस रन करवाते हैं, भले ही फिर उन इलेक्शंस को बाय फोर्स उन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा रहा हो, या फिर उन इलेक्शंस में जो वोटिंग सिस्टम है वहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनलॉफुल मीन्स को यूज़ किया जाता हो, या उनके इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो है वो प्री डिसाइडेड हो, बट फिर भी अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शंस देखने को मिलते हैं।
किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल्स बताता है कि किस तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए। उन बेसिक रूल्स में आते हैं कि कौन एलिजिबल है टू वोट इन दिस इलेक्शन प्रोसेस, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एज अ कंटेस्टेंट कौन सा पर्सन जो है उसके क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए कि वो कंटेस्ट कर सके इलेक्शंस को, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कौन इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा, किस तरीके से वोटर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, या हाउ आर दीज वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। तो किस तरीके से ये सब कुछ होता है, ये किसी भी कंट्री के डेमोक्रेसी के यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। अब इंडिया के सिस्टम में क्या है, इंडिया स्पेसिफिक परस्पेक्टिव से हम इस चैप्टर को आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्शन सिस्टम इंडिया में कैसे है, अब क्योंकि हम इलेक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये इलेक्शन सिस्टम कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, देयर इज सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, डिफरेंट अथॉरिटीज और रूल्स होते हैं हर एक कंट्री के लिए। कुछ रूल्स जो होते हैं वो बिगर पार्टीज को फेवर कर सकते हैं, कुछ रूल्स स्मॉलर प्लेयर्स को फेवर कर सकते हैं, कुछ रूल्स मेजॉरिटी कम्युनिटी को फेवर कर सकते हैं और अदर्स कैन प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो रूल्स कंट्रीज टू कंट्रीज वेरी करते हैं, कम्युनिटीज टू कम्युनिटीज ये किसी अदर कम्युनिटी को, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर सकते हैं, या यहाँ पे इक्वालिटी ज्यादा देखी जा सकती है। जिस भी तरीके के रूल्स होते हैं, जिस भी तरीके का मेथड ऑफ इलेक्शन सिस्टम किसी कंट्री ने अडॉप्ट किया होता है, उस अकॉर्डिंग उस कंट्री में इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द इलेक्शन सिस्टम। फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बिल्कुल अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझे, जो हमारे इलेक्शंस जिनको हम समझते हैं कि एक्चुअल में वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, कोई इलेक्शंस के लिए कोई कैंडिडेट्स जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल 4 कैंडिडेट्स ए बी सी एंड डी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन को 15% वोट मिले हैं, यहाँ पे इसको भी 15% वोट मिले हैं, और यहाँ पे 30% वोट हो गए, देन वी हैव लेफ्ट विद 70% वोट, और किसी को 40% वोट मिले हैं तो किसी को 30% वोट मिले हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सी को 40% वोट मिले हैं तो जिस भी कैंडिडेट को सी यहाँ पे जीत जाएगा। तो मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वही सिस्टम है जिसको हम समझते हैं कि जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे जीत जाएगा। दिस इज द सिस्टम ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जैसे ये यहाँ पे बताया गया है, नवभारत टाइम्स का एक आर्टिकल है कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, मतलब 3/4 ऑफ द जो वोट्स थे वो कांग्रेस को मिले थे इन द ईयर 1984। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 1984 में 543 में से 415 सीट्स कांग्रेस यहाँ पे जीती थी, विच इज 80% ऑफ द टोटल सीट्स। तो कांग्रेस ने जो एक्चुअल में जो कांग्रेस को वोट्स मिले थे वो 48% थे, 48% वोट्स थे, 80% कांग्रेस को सीट्स मिली थी। दिस इज वन ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ दिस फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 48% जो वोट्स हैं वो मिले हैं, मतलब 52% जो लेफ्ट आउट जनता थी उन्होंने कांग्रेस को वोट ही नहीं करा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोग चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस पावर में आए, फिर भी कांग्रेस पावर में आई है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के डिसीजंस को निग्लेक्ट किया है, सिर्फ ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा वोट्स किसको मिल रहे हैं, जिस पार्टी को मिल रहे हैं उसको ही यहाँ पे वो जो पर्सन है वो इलेक्ट होके आ जाता है। तो बीजेपी को यहाँ पे 7.4% वोट्स मिलते हैं, फिर भी इनको जो सीट्स मिलती हैं दे आर लेस देन 1% ऑफ द सीट्स। सो ये फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम का डीमेरिट भी बताया जाता है। अब आपको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिस्टम समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, जिस भी पार्टी को, जिस भी कैंडिडेट को जितने ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो पार्टी, वो जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जीत जाएगा। ये हमारी कंट्री में कैसे किस तरीके से होता है, हमारी पूरी की पूरी कंट्री इंडिया को 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर द जियोग्राफिकल एरियाज, जो जैसे मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, इसको वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। अब इस क्योंकि हमारे सिंगल 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 सिटीजन सॉरी सिंगल कैंडिडेट कंस्टिट्यूएंसी का कंसेप्ट चलता है, तो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शंस जीत के आएगा। ऑल्दो बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होने की वजह से एक कंस्टिट्यूएंसी से, मतलब उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से एक मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होकर आता है। तो इन टोटल वी हैव 543 कंस्टिट्यूएंसीज, तो वी हैव 543 मेंबर्स इन द लोकसभा, जो हर एक कैंडिडेट जो है एक कंस्टिट्यूएंसी से जीत कर आता है।
तो सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए ईच कंस्टिट्यूएंसी से वी हैव वन रिप्रेजेंटेटिव, और जिसको सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगी वो जो कैंडिडेट है वो इन कंस्टिट्यूएंसी में जीत जाएगा। इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अल्टरनेटिवली प्लुरैलिटी सिस्टम भी बोला जाता है। तो प्लुरैलिटी सिस्टम इज द अनदर नेम फॉर दिस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे इसका डीमेरिट हमने पहले ही देख लिया। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज किसी पार्टी को सिर्फ 25% ऑफ द वोट्स ही मिले हैं, लेकिन अदर पार्टीज को उससे भी कम मिले हैं, अदर कैंडिडेट्स को उससे भी कम मिले हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे वो कैंडिडेट जीत जाएगा। जबकि 75% दैट इज मेजोरिटी ऑफ द लोग चाह रहे हैं कि वो कैंडिडेट वहां पे ना जीते, तो ये मेजोरिटी ऑफ द लोगों के जो ओपिनियंस हैं उनको निग्लेक्ट करता है ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब ये तो था हमारा वन मेथड या वन सिस्टम ऑफ द इलेक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड या सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है जितने प्रपोर्शन में, जितने परसेंटेज में किसी एक कैंडिडेट को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जितने परसेंटेज में वोट्स मिले हैं, उस पार्टी के उतने ही परसेंटेज में यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। अब क्योंकि ये पार्टी बेस्ड बात कर रहा है, इसलिए ये पार्टी सिस्टम को ज्यादा, पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देता है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो कैंडिडेट होता है उसको देख के वोट देते हैं लोग, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स पॉलिटिकल पार्टी को देंगे उतना ही प्रोपोर्शन में वो पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटेड होगी। इसीलिए इस टर्म से आप समझ सकते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जितने प्रोपोर्शन में वोट उतना रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सिस्टम इजराइल में चलता है। तो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि इजराइल में ये सिस्टम चलता है। वंस द वोट्स आर काउंटेड, हर एक पार्टी को जितने शेयर ऑफ सीट्स वोट्स उनको मिले हैं उतना शेयर ऑफ सीट्स उस पार्टी को मिल जाते हैं। अब इसके भी दो वेरिएशंस होते हैं, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो इजराइल और नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज में चलता है, यहाँ पे हर जो पूरी की पूरी कंट्री है उसको सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे सीट्स जो होती हैं वो हर एक पार्टी को एलोकेट कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वोट्स, जितने प्रपोर्शन में वोट्स वहां पे नेशनल लेवल पे उस एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिले होंगे। अब ये तो है कि एक कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंसी माना गया। अदर टाइप ऑफ सिस्टम होता है जहाँ पे एक कंट्री को एक कंस्टिट्यूएंसी ना मान के यहाँ पे मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाए। सो अदर मेथड इज सेवरल मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज, जैसे ये सिस्टम चलता है अर्जेंटीना एंड पोर्टुगाल में। तो अर्जेंटीना एंड पोर्टुगाल में चलता है कि ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम होता है, एक टाइप होता है लिस्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट बना लेती है कि सपोज हमने इन कैंडिडेट्स को, ये हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट है ABCD, हम इन कैंडिडेट्स को इलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनको इतने प्रपोर्शन में जो वोट्स मिले हैं कि ये अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन दो ही कैंडिडेट्स को ये चूज कर सकते हैं। इनकी लिस्ट में प्रायोरिटी में A और B टॉप पे है, तो यहाँ पे इनकी पार्टी से A और B यहाँ पे इलेक्ट हो जाएंगे, और अगर इनको ज्यादा वोट्स मिलते हैं उस अकॉर्डिंग इनकी लिस्ट में जो भी टॉप पे प्रायोरिटी पे होते हैं उस अकॉर्डिंग इनके कैंडिडेट्स जो है वो चूज हो जाते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट सिस्टम इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हमने दो तरीके पढ़े, जिसमें फर्स्ट था कि एक पूरी की पूरी कंस्टिट्यूएंसी, एक पूरी की पूरी कंट्री को एक ही कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाए, और एक कंस्टिट्यूएंसी में नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में जिस अकॉर्डिंग जिस पार्टी को परसेंटेज में वोट्स मिलेंगे उसी परसेंटेज में उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो रिप्रेजेंटेड होंगे। सेकेंड सिस्टम होता है लिस्ट सिस्टम, जिसमें एक कंट्री को मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और उन कंस्टिट्यूएंसीज में पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाती हैं, और जिस प्रपोर्शन में उनको यहाँ पे वोट्स मिलते हैं उस प्रपोर्शन में उनके कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटेड होते हैं इन दिस लिस्ट सिस्टम। इंडिया में भी हमने अडॉप्ट किया है कुछ सिस्टम, कुछ अपने इलेक्शंस में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। तो ये इजराइल का सिस्टम जो है वो डिटेल में बताया गया है। इजराइल में लेजिस्लेचर को बोलते हैं नेसेट, ये टर्म आपको याद रखनी है। अब एनसीईआरटी की जो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये हमें किसी स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं मिलती हैं, बट एग्जाम में जब ये आ जाता है तो ये हमारा स्टैंडर्ड सोर्स जो एनसीईआरटी है इन पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो इजराइल का लेजिस्लेचर इज नोन एज द नेसेट। ये इजराइल में हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं, एंड ईच पार्टी डिक्लेयर्स अ लिस्ट ऑफ इट्स कैंडिडेट, और इस तरीके से लिस्ट
लिस्ट बना ली जाती है और जिस तरीके से फिर इनको जिस प्रोपोर्शन में वोट्स मिलते हैं उसी प्रोपोर्शन में इनके कैंडिडेट्स की सीट्स जो है वो एलोकेट होती हैं। सो द इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो हम लिमिटेड स्केल पे यूज करते हैं एंड दैट टू इन द केसेस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो कौन कौन सी चीजों में हम ये कौन कौन से जो ऑफिसेज हैं उनके इलेक्शंस के लिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In the case of the president's election, we use proportional representation. Vice president's elections, for the elections of the Rajya Sabha and Vidhan Parishads, that is state legislative council. तो upper houses of the state as legislative state legislature as well as the union legislature, that is Rajya Sabha and state legislative council. इसके अलावा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन चार कैंडिडेट्स, इन चार जो पोस्ट हैं इनके इलेक्शंस के लिए वी यूज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस और उसमें भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो हैं यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया गया है इन दोनों ही सिस्टम्स का, दैट इज फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम के में जो कंट्री पूरी की पूरी कंट्री होती है उनको डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। उन जियोग्राफिकल एरियाज को या तो डिस्ट्रिक्ट्स बोला जाता है या कंस्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। इंडिया के टर्म में इनको कंस्टिट्यूएंसीज बोला जाता है, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज को या तो कंट्री को एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाएगा या फिर इसको भी मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड डिफरेंस है एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी होती है इन द केस ऑफ द फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में चूज फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसी। सो यहाँ पे क्योंकि प्रोपोर्शंस में जितने प्रोपोर्शन में यहाँ पे वोट्स मिले हैं तो यहाँ पे मल्टीपल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। थर्ड डिफरेंस है वोटर्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं, क्योंकि सिंगल कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे वोट करना है, कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पे वोट किया जाएगा इन द फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम, जैसे हमारे लोकसभा इलेक्शंस में होता है, जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए होता है। जब हम डायरेक्ट वोट करने जाते हैं फॉर आवर एमपीज या फॉर आवर एमएलएज तो हम जनरली उस कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स जो है वो पार्टी को वोट करते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस में क्या होता है, जब जैसे मान लीजिए राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं, तो राज्यसभा इलेक्शंस में हमारे एमएलएज पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो एमएलए जिस पार्टी का होगा जनरली ये ज्यादा टेंडेंसी रहेगी वो उसी पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ पे चूज कर रहा होगा, इलेक्ट कर रहा होगा। तो यही चीज है कि वो पार्टी को देख के यहाँ पे इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं, ना कि यहाँ पे मेंबर को देख के। नेक्स्ट डिफरेंस है अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, जैसे हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एग्जांपल देखा था कि यहाँ पे कांग्रेस को 48% वोट्स मिल रहे थे इन द ईयर 1984 इलेक्शंस, जबकि उनको सीट्स मिल रही थी 80 सीट्स। तो यहाँ पे पार्टी को जितने उनको यहाँ पे वोट्स मिले थे उसके कई ज्यादा यहाँ पे इनको सीट्स मिली है, जबकि इसमें क्या है हर एक पार्टी को उतनी ही सीट्स मिलेंगी जितने परसेंटेज में या जितने प्रपोर्शन में उस पार्टी को यहाँ पे वोट्स मिले हैं। Next, candidates who wins the elections may get majority, may not get majority of the seats. अब यहाँ पे इनको 51% सीट्स नहीं मिल रही थी बीजेपी को, फिर भी वो जीते हैं, उनको मेजोरिटी ऑफ द सीट्स नहीं मिली है, जबकि यहाँ पे जो इलेक्शंस जो कैंडिडेट जो जीतता है उसको यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द सीट्स मिलना जरूरी है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, यूके में ये सिस्टम चलता है क्योंकि यूके से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही यहाँ पे चलाने के लिए हमने यहाँ से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूके से लिया है। तो यूके में वी हैव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड इंडिया में वी हैव द फर्स्ट पास्ट टू द पोस्ट सिस्टम, जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑफ द इजराइल एंड नीदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना एंड पोर्टुगल एज वेल। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं कि राज्यसभा में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, एक तो था जिसमें एक कंट्री को सिंगल कंस्टिट्यूएंसी मान लिया गया है और एक में था जहाँ पे लिस्ट सिस्टम चलता था, दैट इज इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल। नेक्स्ट इसका थर्ड वेरिएंट भी होता है एक, दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जो हम राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये सिस्टम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे क्या होता है कि राज्यसभा के इलेक्शंस में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब यहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं? राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्योंकि राज्यसभा
राज्य यानी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसलिए स्टेट्स के एमएलएज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्टेट के एमएलएज किस अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि एक होता है स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट प्रोवाइडेड होता है इन द राज्यसभा, कि एक स्पेसिफिक स्मॉल मिनिमम अमाउंट ऑफ वोट्स अगर किसी कैंडिडेट को मिल जाएंगी तो वो कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे जीतेगा। तो वो मिनिमम अमाउंट या मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स को ही बोला जाता है कोटा। अब इस कोटा को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? इस कोटा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वैलिड टोटल वोट्स पोल, जितने वोटिंग हुई है, जितने वोट्स पोल हुए हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन, एंड उस इनका भी सबका प्लस वन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ऑफ दी राजस्थान एमएलए, राजस्थान के राज्यसभा के कैंडिडेट्स के इलेक्शंस। राजस्थान के टोटल एमएलए जो हमारे पास हैं दैट इज 200, एंड जो यहाँ पे टोटल एमएलए वी हैव 200 और राज्यसभा के मेंबर्स टू बी इलेक्टेड है वो है 4। इसका फॉर्मूला होता है +1 एंड होल का +1। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे कोटा आ जाएगा ऑफ द 41 वोट्स। तो जिस भी कैंडिडेट को राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए जिस भी यहाँ पे कैंडिडेट को 41 वोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वो जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे चलता है ये देखते हैं। अब यहाँ पे ये एक बैलेट पेपर होता है, इस बैलेट पेपर में यहाँ पे तो नेम ऑफ द कैंडिडेट्स देखा जाता है, जैसे A B C D। यहाँ पे 4 अगर कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे इनका नेम लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये सीक्रेट बैलेट जो सिस्टम है, बैलेट पेपर जो है वो यहाँ पे सबको दे दिया जाता है। तो वी हैव इन 2 बैलेट पेपर से समझते हैं A B C D, 2 बैलेट पेपर हमारे पास है। अब यहाँ पे इस बैलेट पेपर में जो भी वोट कर रहा है, जो वोटर है, वो अपनी प्रेफरेंस लिखेगा। प्रेफरेंस कि किस ऑर्डर में वो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो जो चाहता है, किस ऑर्डर में। अगर मान लीजिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है फॉर द कैंडिडेट ए, कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कैंडिडेट ए है वो इलेक्शंस जीते, वो इस सीट को कंटेस्ट करे, वो इस सीट को जीते। लेकिन अगर ए नहीं जीत पाता तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी फॉर द सी, थर्ड प्रेफरेंस रहेगी फॉर द बी, एंड फोर्थ प्रेफरेंस रहेगी फॉर द डी। अब जो दूसरा कैंडिडेट है वो चाहता है कि नहीं, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी फॉर द बी, सेकंड प्रेफरेंस रहेगी फॉर ए, थर्ड प्रेफरेंस रहेगी फॉर सी, एंड फोर्थ प्रेफरेंस रहेगी फॉर डी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बैलेट पेपर्स जो है इसके माध्यम से यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अब होता क्या है, जब इलेक्शंस ये सीक्रेट बैलेट की काउंटिंग करी जाती है उस टाइम पे ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा, मान लीजिए यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इनके नाम लिख लिए जाते हैं काउंटिंग के टाइम पे। वी हैव दीज 4 कैंडिडेट्स, वेट अ सेकेंड, these 4 candidates as A, B, C and D। तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया कि हमारे पास 8 जनों ने मान लीजिए यहाँ पे वोट करा है। उन 8 में से 5 जनों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ए को, एक एक 2, ठीक है। वी हैव 2 3 4, ये तो 9 हो गए, वेट अ सेकेंड, इसको 4 कर देते हैं कि 4 जनों ने प्रेफरेंस दी है ए को, कि हम चाहते हैं कि ए की फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है 4 लोगों के द्वारा, और यहाँ पे बाकियों को यहाँ पे मिली है एक ने प्रेफरेंस दी है बी को, एक ने ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी है सी को, और 2 ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है डी को। तो मिनिमम कोटा जो था, मिनिमम मेजोरिटी थी 8 में से एटलीस्ट 5 जने, तो यहाँ पे मिनिमम 51% अगर हम देखें तो मिनिमम 5 वोट्स किसी को मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पे इन केस अगर 5 पहली ही बार में 5 लोगों ने प्रेफरेंस दी होती ए को, तो वो ए वहीं जीत जाता, क्योंकि ए को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स फर्स्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट काउंटिंग की केस में ही मिल गई। लेकिन इन केस फर्स्ट काउंटिंग में ऐसा नहीं हो पाता, फर्स्ट काउंटिंग में किसी को भाई कोटा जो रिक्वायर्ड था वो अचीव नहीं कर पाया कोई भी कैंडिडेट। तो फिर देखते हैं कि यहाँ पे इन 2 कैंडिडेट्स को एक एक लोगों ने ही वोट दिए हैं। मान लीजिए इन 2 कैंडिडेट्स में से भी किसी ने सबसे लीस्ट देखते हैं, लीस्ट इसने 2, मान लीजिए ये यहाँ पे 0 था, कि 0 लोग चाहते हैं कि सी को, 0 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। तो सी की वोटिंग, सी के जो कार्ड्स हैं वो यहाँ पे सी की जो वोटिंग्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं। अब जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी होगी उनके बैलेट पेपर्स देखे जाते हैं। जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उन्होंने, उन कैंडिडेट्स ने जिस भी कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, अब मान लीजिए उन कैंडिडेट्स में से ज्यादातर कैंडिडेट्स ने बी को जो है वो यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस दी थी, तो वो बी के वोट्स में ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 वोट्स थे, वो जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने यहाँ पे अगर बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, सेकंड प्रेफरेंस दी है, तो बी का जो वोट्स है वो एनहेंस्ड हो जाते हैं उतने ही नंबर से जितने भी कैंडिडेट्स ने उसको सेकंड प्रेफरेंस दी है। तो इस तरीके से काउंटिंग करी जाती है, और फिर बार बार ऐसा करके देखा जाता है जब कोई एक कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड कोटा को इस प्रोसेस में अचीव कर लेता है तो इस प्रोसेस में वो कैंडिडेट जीत जाता है। यही सिस्टम होता है फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जो यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में देखा जाता है। और यहाँ पे टोटल कोटा को अचीव करते ही यहाँ पे ये चीज यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। अब इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेरिट्स भी बहुत हैं कि जितने कैंडिडेट जितने यहाँ पे प्रोपोर्शन में वोट्स दिए गए हैं उतने प्रोपोर्शन में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन इंडिया ने ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही क्यों चूज करा उसके रीजंस देखने हैं। अब हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को समझा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से क्योंकि प्रोपोर्शनल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसके कंपैरिजन में एक सिंपलर प्रोसेस था, हमारी जो जनता थी उस टाइम पे जब हमारा इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन करा था हमारे पास बहुत ज्यादा इलिटरेट पीपल थे। उन इलिटरेट पीपल के लिए ये कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है वो समझना मुश्किल हो जाता। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करा, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो हम इजीली समझ जाते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, जिस कैंडिडेट को जितने सबसे ज्यादा वोट्स मिले उस कैंडिडेट की यहाँ पे जीत हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कितना सिंपल प्रोसेस है, कितनी इजीली हमें समझ आ जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ द इलेक्शंस। इसके अलावा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफर्स वोटर अ चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन द पार्टीज, लेकिन स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को चूज करना होता है in the first past the post system. The makers of the constitutions also felt that proportional representation based election may not be suitable for giving a stable government in the parliamentary system. अब parliamentary system में क्या होता है, parliamentary system में हमारे पास एक majority party होती है, majority party ही ज्यादा decisions लेती है। parliamentary system में हमारा main principle क्या होता है कि हमारे executive के members और हमारे legislative के members यहाँ पे coincide करते हैं। हमारे लेजिस्लेचर्स के जो एमपीज होते हैं उन्हीं में से कुछ एमपीज ही हमारे मिनिस्टर्स बनते हैं और मिनिस्टर्स हमारे पार्ट होते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब अगर किसी भी पार्टी को यहाँ पे मेजोरिटी ही नहीं बनेगी तो उस केस में हम मिनिस्टर्स किन को बनाएंगे, ये एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती। इस वजह से भी हमने चूज करा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को, क्योंकि इसमें जो है मेजोरिटी मिल जाती है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को। जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मल्टीपल पार्टीज बन जाती है, यहाँ पे कम्युनिटीज अपनी मल्टीपल छोटी छोटी पार्टीज बना लेती है, क्योंकि वो कम्युनिटीज की छोटी छोटी पार्टीज को भी जितने प्रोपोर्शन में वोट्स मिलते उतनी उनकी यहाँ पे लोकसभा में सीट्स होगी, और उतनी अगर सीट्स होती तो हमारे पास कोई एक मेजोरिटी पार्टी ना होती, और मेजोरिटी पार्टी ना होती तो हम मिनिस्टर्स किसको बनाते। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने अडॉप्ट करा है इसको हमने संभालने में इसे मुश्किल हो जाती। सो दिस सिस्टम रिक्वायर्स दैट द एग्जीक्यूटिव हैज द मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, और अगर हमारे पास क्लियर मेजोरिटी ना होती तो फिर इस चीज में दिक्कत आती। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। इसके अलावा ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक ये भी बेनिफिट है, क्योंकि अब अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को चूज करते तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या होता कि जो मल्टीपल छोटी छोटे कम्युनिटीज हैं वो भी अपनी पार्टीज बना लेती। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि ये छोटी छोटी कम्युनिटीज आपस में कोलाइड करती है, आपस में एक साथ आती हैं और एक लार्जर पार्टी फॉर्मेशन में यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये नेशन वाइड पार्टीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये सिंपल है, फेमिलियर है फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्करेज करता है कि वो एक कास्ट के बेसिस पे या एक कम्युनिटी के बेस पे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे ना बनाए। बट यहाँ पे क्या होता है कि फिर ऐसे सिस्टम्स अगर होंगे तो जनरली ये देखा गया कि जिन कंट्रीज में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है वहां पे जनरली टू पार्टी सिस्टम चलने लग जाता है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो एट द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन उस टाइम पे भी इंडिया में टू पार्टी सिस्टम चलता था। लेकिन विद द टाइम क्योंकि कॉलिजन का सिस्टम डेवलप्ड हुआ इसलिए इंडिया में बहुत सारी पार्टीज ने अपना फॉर्मेशन देखा, क्योंकि एक क्लियर कट मेजोरिटी कॉलिजन जब से आने लगे हैं, क्लियर कट मेजोरिटी विद द टाइम किसी पार्टी को नहीं मिलती। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है इन द पार्लियामेंट एट द सेंटर लेवल एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट लेवल की कॉलिजन गवर्नमेंट्स भी बनी है, कि क्लियर कट मेजोरिटी अगर किसी पार्टी को नहीं मिली है तो दो पार्टीज ने आपस में यहाँ पे कॉलिजन बनाकर भी यहाँ पे अपनी मेजोरिटी को प्रूव करा है। तो कॉलिजन्स भी यहाँ पे बने हैं। तो फिर अब जब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता इन द फर्स्ट पास टू पोस्ट सिस्टम, कोई कास्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज जिनका रिप्रेजेंटेशन ईजी नहीं है इन दिस फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम,
उसके लिए क्या किया जाए। तो उनके लिए तो ये एक डिसएडवांटेज का पॉइंट हो गया टू अडॉप्ट दिस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया रिजर्वेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। फर्स्ट पास्ट टू पोस्ट सिस्टम की ये डिसएडवांटेज है कि ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हिस्टोरिकली इंडिया में चला आ रहा था, क्योंकि इंडिया में क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड नेशन था हमारा, हिस्टोरिकली भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा करा गया है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी उनको हिस्टोरिकली और भी ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी गई है। इस इशू को इवन बिफोर इंडिपेंडेंस भी डिबेट किया गया था और ब्रिटिशर्स इनके लिए लाए थे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का सिस्टम क्या कहता था कि एक कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, उस कम्युनिटी का जो कोई भी मेंबर है वो यहाँ पे इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा। लेकिन जब वो मेंबर जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा तो सिर्फ उसी कम्युनिटी के द मेंबर्स ऑफ ओनली दैट कम्युनिटी विल बी एंटाइटल्ड टू वोट। तो यहाँ पे सिर्फ उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब इससे क्या हुआ, और ज्यादा ये जो कम्युनिटी में आपस में भेदभाव था, ये डिस्टिंक्शन था बिटवीन दीज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी कम्युनिटीज, ये और ज्यादा बढ़ता चला गया। सॉरी। और ये डिस्टिंक्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पे और ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होते रहे। तो इंडिया में जब हमारा इंडिपेंडेंस आया और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन चल रहा था तो हमने ये सोचा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा है, दैट इज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, तो हम इस सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लेके आए द फिनोमिना ऑफ द रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन इसमें सिस्टम, वेट अ सेकेंड, सेपरेट इलेक्टोरेट से डिफरेंट कैसे है वो देखते हैं। रिजर्वेशन में क्या होता है, एक कम्युनिटी जिसको भी हमने रिजर्वेशन दी है उसी कम्युनिटी का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे इलेक्शंस को कंटेस्ट करेगा। तो डिफरेंस किस बात में है, उसमें क्या होता है क्या था कि सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वोट करते थे। लेकिन इन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कैंडिडेट तो उसी कम्युनिटी का यहाँ पे कंटेस्ट करेगा इलेक्शंस, लेकिन वोटिंग में हर एक सिटीजन जो एंटाइटल्ड है टू वोट, जो एलिजिबल है इन द वोटिंग प्रोसेस, वो यहाँ पे वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इससे क्या होगा, जब सारे के सारे लोग वोटिंग में यहाँ पे एलिजिबल होंगे, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हम लेके आए थे द सिस्टम ऑफ द रिजर्वेशन, जिसमें ऑल द वोटर्स इन द कंस्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और द सोशल सेक्शन जिसके लिए सीट रिजर्व करी गई है। अब यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी ने जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है वो हमारे अगर स्टेट लेजिस्लेचर में देखें तो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दिया है, एंड अगर पार्लियामेंट में देखें तो सिर्फ लोकसभा में दिया है। लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एज वेल एज शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिला हुआ है, और ये रिजर्वेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जिस प्रपोर्शन में उस एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में रहती है, कंस्टिट्यूएंसी में की रेजिडेंट है, उसी प्रपोर्शन में सीट्स जो हैं वो उस कम्युनिटी के लिए रिजर्व होगी। अब ये दो ही कैंडिडेट्स, दो ही तरह की रिजर्वेशन है, एसटीज एंड एससीज के लिए रिजर्वेशन। लोकसभा में, राज्यसभा में ये रिजर्वेशन नहीं है, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये रिजर्वेशन नहीं है। ये डिस्टिंक्शंस आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन था, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने डिस्क्रिमिनेशन करे थे, हिस्टोरिकली हमारी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने ये बैकलॉग फेस करा था, कि ये बैकवर्डनेस फेस करी थी, डिस्क्रिमिनेशन फेस करा था, इसीलिए हमने ये जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इन द ईयर 1950, तो हमने ये प्रोविजन 10 साल के लिए करा कि 10 साल के लिए हम ये प्रोविजन रखते हैं ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द एसटीज एंड एससी कम्युनिटीज। लेकिन हर 10 साल बाद अमेंडमेंट्स कर करके बार बार इस रिजर्वेशन के टेन्योर को बढ़ा दिया गया, एंड लास्ट अमेंडमेंट आया था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये इंप्लीमेंट हुआ इन द ईयर 2020। तो इसने भी 10 साल के लिए इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो अब हमारा रिजर्वेशन 2030 तक एक्सटेंडेड है। अब 543 सीट्स हैं हमारी इन द लोकसभा। उन 543 सीट्स में से 84 सीट्स रिजर्व्ड है आज के टाइम पे फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड है, एंड दिस इज एज पर द डेटा ऑफ 26 जनवरी 2019। तो आज के टाइम पे भी यही चल रहा है। एट प्रेजेंट वी हैव दिस नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द एसटीज एंड एससी कम्युनिटीज, और ये रिजर्वेशन हमारा अभी तक 2030 तक जो है वो वैलिड है 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। नेक्स्ट,
हु डिसाइड्स दैट विच कंस्टिट्यूएंसी आर टू बी रिजर्व, किसके, अब ये रिजर्वेशन किस कंस्टिट्यूएंसी में होगी, किस प्रोपोर्शन के बेसिस पे होगी, या किस कंस्टिट्यूएंसी में कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, ये कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन. दिस डीलिमिटेशन कमीशन इज फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. यूपीएससी ने 2024 में अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डीलिमिटेशन क्वेश्चन के सॉरी डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कितनी बार ये डीलिमिटेशन कमीशन बना दिया गया है. आज तक इंडिया में अब तक 4 बार ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है बना दिया गया है. इन द ईयर 1952, 1962, 1972, ये तो 10-10 साल की गैप पे बना है. एंड देन फोर्थ बना था इन द ईयर 2002. तो 1952, 62, 72 एंड 2002 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन बना दिया है. इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी. ये डिसाइड करता है कंस्टिट्यूएंसीज का फॉर्मेशन, कंस्टिट्यूएंसी कितने एरिया को कवर कर रही होंगी, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में एसटी एंड एससी का रिजर्वेशन, किस एससी एससी का रिजर्वेशन जो है वो होगा, ये डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन. नाउ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये चीज आपको याद रखनी है कि इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करने के लिए वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दिस डीलिमिटेशन कमीशन in collaboration with the election commission of India. It is appointed for the purpose of drawing up the boundaries of the constituencies. कितना जियोग्राफिकल एरिया होगा उस कंस्टिट्यूएंसी का, क्या बाउंड्री होगी उस कंस्टिट्यूएंसी की, वो डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन. और कोटा ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज की, क्या किस कोटा में, एक ही स्टेट में एसटी या एससी की कम्युनिटीज जो हैं वो यहाँ पे रिजर्व करी जाएंगी उनकी सीट्स. द कंस्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटीज पॉपुलेशन, तो उस कंस्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर हम देखें तो बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट के हर एक पोर्शन में, अलग अलग पोर्शन में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. कहीं वो एसटी कम्युनिटीज जो है, एससी कम्युनिटीज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी का जो रिजर्वेशन है वो एससी या एससी को दिया जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ द एसटीज एंड एसटीज या एससीज रह रहे हैं उसको दे दिया जाता है यहाँ पे रिजर्वेशन. लेकिन इन कंपैरिजन टू द एसटीज तो फिर भी थोड़ा अनइवनली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, थोड़े कंसोलिडेटेड होते हैं. लेकिन एससी कम्युनिटीज जनरली ज्यादा देखी जाती हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. किसी स्टेट में अगर एससी कम्युनिटीज होती हैं तो बहुत ज्यादा स्प्रेडेड होती हैं. तो इस बेसिस पे अल्टरनेट ईयर्स में भी, यहाँ पे अल्टरनेट टाइम पीरियड्स में भी उनकी कंस्टिट्यूएंसी को चेंज कर दिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई कंस्टिट्यूएंसी है, ये कंस्टिट्यूएंसी इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को एससी का रिजर्वेशन दिया गया है तो नेक्स्ट इलेक्शन में इस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी को भी दिया जा सकता है. तो ये डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है और इसमें चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, ये रोटेट भी करी जा सकती हैं ईच टाइम द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इनको चेंज भी किया जा सकता है. सिर्फ यहाँ पे एसटीज एंड एससीज को ही रिजर्वेशन दी गई है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज को किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया इन द पार्लियामेंट्री लेवल. लेकिन अगर बात करें तो लोकल लेवल पे, जैसे अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज में हम कंसिडर कर सकते हैं विमेन को. बहुत बार ये डिमांड भी आई है कि विमेन को भी 1/3 ऑफ रिजर्वेशन, दैट इज 33% ऑफ द रिजर्वेशन लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया जाना चाहिए. लेकिन हमने अभी तक नहीं दिया है. लोकल लेवल पे जो हमारी गवर्नमेंट्स है, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, उसमें फिर भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन, दैट इज 33% ऑफ द रिजर्वेशन हमने दिया है. लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिमांड्स हुई हैं विमेन के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उसके लिए एक लॉ लाया गया था 2023 में, दैट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023. ये भी बात करता है ऑफ द 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द विमेन. फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, उसका डेमोक्रेसी है या नहीं है उसके लिए उसका टेस्ट की तरह काम करता है. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी को उसके ट्रू नेचर को मेंटेन करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द राइट टू कंटेस्ट. अब हमारी जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन कौन से रूल्स की बात करता है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है किसी भी डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें रूल्स दिए गए थे कि कौन से कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा.
और कौन जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम हमने अडॉप्ट करा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का सिस्टम क्या कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू वोट। हम किसी भी तरीके से अपने सिटीजन्स में आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे वोटिंग के टर्म्स में। और एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब दैट सिटीजन्स शुड बी एडल्ट, और वो किसी भी लॉ में डिबार नहीं होना चाहिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लॉ से या कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ ने उसको यहाँ से डिबार नहीं कर सका कि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करे। तो इन दो कंडीशंस को छोड़ते हुए कोई भी सिटीजन जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब एडल्ट सिटीजन कौन सा सिटीजन हुआ? जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो हमने एज क्राइटेरिया दैट इज मिनिमम एज टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग वो रखा था 21 ईयर्स। मतलब कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो मेल है फीमेल है किसी भी जेंडर का है किसी भी क्लास कम्युनिटी रिलीजन से बिलोंग करता है, अगर वो 21 ईयर्स का है तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो वोट्स दे सकता है। लेकिन इस एज को रिड्यूस करके कर दिया था 18 ईयर्स तक इन द ईयर 1989, और ये करा गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 से 21 ईयर्स की एज को रिड्यूस करके कर दिया गया था 18 ईयर्स। तो अब एट प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि एवरी सिटीजन हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इज एंटाइटल्ड टू वोट टू टेक पार्ट इन द वोटिंग ऑफ द इलेक्शंस। तो ये इंश्योर करता है प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हम किसी भी ग्राउंड्स पे एज के ग्राउंड्स को छोड़ के किसी भी ग्राउंड्स पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा अब ये तो हो गया कि वोटिंग में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस, उसके बारे में देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट के कुछ लॉज में कुछ एक क्वालिफिकेशंस दी गई हैं टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग्स। तो ये क्वालिफिकेशंस जो हैं वो क्वालिफिकेशंस बिल्कुल मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, दैट इज ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। या मिनिमम एज क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे लोकसभा के लिए मिनिमम एज दी गई है 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज दी गई है 30 ईयर्स। इसी तरीके से अलग अलग एज क्राइटेरियाज दिए गए हैं टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस। इन क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज को छोड़ते हुए जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं कि वो जो पर्सन है वो किसी भी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, वो किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व ना हो जिस केस में वो पर्सन जो है वो कन्विक्ट ना हो गया हो फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स, 2 से ज्यादा साल की सजा हुई है, तब भी दैट पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल टू कंटेस्ट इन द वोटिंग। अदरवाइज ऐसे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ही और शी कैन कंटेस्ट द इलेक्शंस। तो ये हम फ्रीडम देते हैं, हम फ्रीडम टू चूज देते हैं वोटिंग के माध्यम से, एज वेल एज हम फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं बाय कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। तो हर एक इंडिविजुअल को कुछ एक कंडीशंस को छोड़ते हुए हर एक इंडिविजुअल सिटीजन को ये राइट है कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द राइट्स। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेंशन नहीं है, हमें पिछले चैप्टर में पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में यहाँ पे उसको अरेस्ट किया गया है तो उस केस में भी दैट पर्सन बिकम्स एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। वहां पे ये इनएलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन, क्योंकि पर्सन वहां पे कन्विक्ट नहीं हुआ। और हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का कहता है कि अगर वो पर्सन जो है कन्विक्ट हुआ है फॉर 2 ईयर्स और मोर, यहाँ पे उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है फॉर 2 ईयर्स मोर, इन दैट केस ओनली दैट पर्सन बिकम्स इनएलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, अदरवाइज यहाँ पे वो पर्सन एलिजिबल हुआ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्टेड पर्सन जो है दैट पर्सन इज एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में हमने देखा कि किसी भी डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी ट्रू नेचर में अपनी डेमोक्रेसी है। तो उसको इंश्योर कराने के लिए वी हैव इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन है। आर्टिकल 324 बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में आर्टिकल 324 बात करता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हर तरीके की इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना जो हमारे नेशनल लेवल पे हो रहे हैं या स्टेट लेवल पे हो रहे हैं। नेशनल लेवल पे कौन कौन से इलेक्शंस रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या इलेक्शंस रिलेटेड टू द पार्लियामेंट,
और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर्स ऑफ द एवरी स्टेट के सारे इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाता है, कंडक्ट कराता है। तो कौन से इलेक्शन ये कंडक्ट नहीं कराता? जो लोकल लेवल के पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए वी हैव स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप बिगनर हैं तो। नाम से लगेगा कि स्टेट के तो ये जो इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रहा होगा, बट स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल लेवल के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज सेंट्रल लेवल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर्स इलेक्शंस। तो ये कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन हैज अ डिसीसिव रोल इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विद द इलेक्शंस। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वी हैव चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जो हर एक स्टेट में होता है। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर असिस्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या तो सिंगल मेंबर्ड बॉडी भी हो सकती है या मल्टी मेंबर्ड बॉडी भी हो सकती है। जब यहाँ पे इंडिया में इसको बनाया गया था इन द 1950s, उस टाइम पे इट वाज अ सिंगल मेंबर्ड इलेक्शन कमीशन, तो सिंगल मेंबर था। उसके बाद 1989 में हमें पता है कि 1989 में हमने वोटर्स की जो लिस्ट थी उसको बड़ा कर दिया, क्योंकि पहले जो मिनिमम एज थी दैट वाज 21 इयर्स, और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से हमने इस मिनिमम एज को 18 इयर्स कर दिया। 18 इयर्स कर दिया तो जो वोटर्स के नंबर ऑफ वोटर्स थे वो इंक्रीज हो गए, तो इस वजह से काम इलेक्शन कमीशन का बढ़ गया। अब बढ़ते हुए काम को देखते हुए इस सिंगल मेंबर्ड बॉडी को मल्टी मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये अब बन गई इसमें दो, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शनर कमिश्नर होगा सीईसी, और दो इलेक्शन कमीशंस होंगे, तो इट बिकेम अ 3 मेंबर्ड बॉडी। फिर बाद में जब ये 1989 के इलेक्शंस कंडक्ट हो गए थे, उसके बाद से इसको फिर से एक सिंगल मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन फ्रॉम 1993 इसमें दो और इलेक्शन कमीशन को वापस से ऐड कर दिया गया, और अब तब से लेके अब तक इट इज अगेन अ 3 मेंबर्ड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर्स एंड 2 इलेक्शनर कमिश्नर्स। तो अब से ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी बन चुकी है। अब क्योंकि ये 3 मेंबर्ड बॉडी बन गई, तो आपस में इन तीनों मेंबर्स में कंफ्लिक्ट के सिचुएशंस बहुत बार देखे गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगता था कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इनकी पावर्स को, इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर को वो ओवरराइड कर सकता है। तो बहुत बार ये मैटर जो है वो कोर्ट्स में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना डिसीजन दिया कि चाहे नाम से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स लग रहा है कि वो सुपीरियर है इन दोनों से, इलेक्शन कमिश्नर्स दोनों से, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की पावर यहाँ पे सेम है। इनकी पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। द पावर शेयर्ड बिटवीन देम इज इक्वल, और यहाँ पे इनकी अकाउंटेबिलिटी भी इक्वल है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन को प्रिसाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा पावर है। अगर किसी भी मैटर पे इनको कोई डिसीजन लेना है तो वो मेजोरिटी से लिया जाएगा। जब भी इन तीनों में से, इन तीनों इलेक्शन कमिश्नर में से किसी मैटर पे दो लोग सहमत हैं तो वो मेजोरिटी से वो डिसीजन लिया जाएगा। इनकी पावर जो है वो इक्वल है तीनों की। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी पार्टी से होते हैं, रूलिंग पार्टी से होते हैं, तो ये इशू अराइज हुआ कि ऐसा ना हो कि जब ये रूलिंग पार्टी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको अपॉइंट कर रहे हैं तो ऐसे किसी पर्सन को इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर ले जो उनके फेवर में ही काम करे। इससे तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसी चीज को रिजॉल्व करते हुए अब सजेशन लिया जाता है फ्रॉम द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसको नेसेसरी बना दिया गया था 2023 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने, विच इज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये अब फाइनल कर दिया गया था कि इसमें अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से जब प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर रहा होगा तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन होना जरूरी है। इनकी टर्म जो होती है ये 6 ईयर की टर्म है, या कंटिन्यू टिल द एज ऑफ द 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा उसकी इनकी टर्म होगी, और इनको इनकी टर्म की एक्सपायरी से पहले भी रिमूव किया जा सकता है ऑन मेनी ग्राउंड्स, जो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, और बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जा सकता है। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी होती है मेजोरिटी ऑफ द हाउस
that is more than 50% of the members of the house and majority of the 2/3 of the members which are present and voting. तो जितने भी members उस टाइम पार्लियामेंट में जब वोटिंग हो रही है प्रेजेंट है, एज वेल एज उस जो मैटर चल रहा है इलेक्शन कमिश्नर को रिमूवल का जो मैटर कर रहा है उस मैटर में अपनी वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी, तो दिस इज कंबाइनली नोन एज द स्पेशल मेजोरिटी। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनका टेन्योर खत्म होने से पहले रिमूव कर सकता है, और वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगा विद द स्पेशल मेजोरिटी। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इनके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं, जैसे ये जो वोटर्स की लिस्ट होती है उसको अप टू डेट रखते हैं, उनको बनाने का काम करते हैं और सुपरवाइज करते हैं इनकी प्रिपरेशन को। देन ये जो इंश्योर करते हैं कि जितना ज़्यादा ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं इट मस्ट बी फ्री ऑफ एरर्स, ऐसा ना हो कि हम कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उनके नाम जो है इस लिस्ट में एनरोल हो जाए, या किसी मेंबर का नाम एक से ज़्यादा बार एनरोल हो जाए, या कोई जो मेंबर है वो यहाँ पे लेफ्ट आउट हो जाए। तो इन चीज़ों को इंश्योर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। इसके अलावा टाइमिंग्स ऑफ द इलेक्शंस को ये डिटरमाइन करते हैं, ये इलेक्शन के शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं। इट इंक्लूड्स द नोटिफिकेशंस ऑफ द इलेक्शंस, जहाँ पे डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशंस कैन बी फिल्ड, लास्ट डेट एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से लेके जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं। इट टेक्स डिसीजन टू इंश्योर फ्री एंड फेयर पोल, ये पोस्टपोन भी कर सकते हैं इलेक्शन को इन किसी कंट्री के एक स्पेसिफिक पार्ट में, किसी स्टेट के एक स्पेसिफिक पार्ट में, या पूरे के पूरे कंट्री के इलेक्शंस को भी ये पोस्टपोन कर सकते हैं ऑन द कंडीशंस कि अभी ऐसा एप्ट टाइम नहीं है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करा सकें। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शंस को पोस्टपोन भी करवा सकता है। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लग जाता है तो कुछ रूल्स लग जाते हैं ऑन द रूलिंग पार्टीज की, रूलिंग पार्टीज जो हैं वो पॉलिसीज नहीं ला सकती हैं, या फिर जो इलेक्शंस जो करवाए जा रहे हैं वो किसी गिफ्ट के लालच में ना करा जाए। तो वेरियस रूल्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ऑन द डेट जब इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाती है, एंड दैट रूल्स आर नोन एज द मॉडल कोड ऑफ द कंडक्ट। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। It can order a re-poll in the specific constituency, also order recounts of the votes, अगर उनको लगता है कि जो काउंटिंग हुई है वो सही से नहीं हुई है, जो पोलिंग हुई है वो सही से नहीं हुई है, इन दैट कंडीशन ये रीपोलिंग और रीकाउंटिंग भी अनाउंस कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्निशन इन टर्म्स ऑफ कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी का दर्जा रखती है, स्टेट पार्टी का दर्जा रखती है। तो ये इनका स्टेटस जो होता है ऑफ दीज पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ये इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है। इसके अलावा उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या सिंबल देना है, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंट सिंबल होता है, और ये सिंबल एलोकेशन का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इन स्पेसिफिक फंक्शंस को, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, बहुत सारे काम करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास खुद का अपना रिक्वायर्ड स्टाफ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ इंडिया को यूज़ करता है। ये उस मशीनरी को ये यहाँ पे इलेक्शंस के लिए यूज़ कर सकता है और अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास फुल कंट्रोल है इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है, और ये इन ऑफिसर्स के काम को किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। इवन इन स्टाफ का ये अपने काम के लिए यहाँ पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनने हुए थे, उसको बहुत साल हो गए, इलेक्शन कमीशन 1950 से ही यहाँ पे चला आ रहा है, लेकिन लास्ट 25 ईयर से ये देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसकी पावर में एनहेंसमेंट आया है और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे काम करे हैं। अब ये इसलिए इसकी इफेक्टिविटी इसलिए देखी जाती है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में और ज़्यादा अवेयरनेस आई है। जो पावर्स इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने लास्ट 25 ईयर्स में उस पावर को ज़्यादा यूज़ करा है, इसीलिए यहाँ पे इनके फंक्शंस में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ऑल्दो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं लाए गए, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किसी भी कंट्री के अगर देखा जाए तो इलेक्शंस अपने आप में परफेक्ट नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बहुत ज़्यादा विद टाइम सजेशंस आते रहते हैं, और उन्हीं सजेशंस के बारे में हम बात करेंगे किस तरीके की इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं। अब ये मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आप मेंस के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पास टू द पोस्ट सिस्टम चल रहा है, उसके डीमेरिट्स हमें पता है,
तो वी कैन अडॉप्ट फॉर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसके मेरिट्स भी हैं, तो ये भी एक वन ऑफ द सजेशंस आता है. देयर शुड बी अ 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, ये भी सजेशन हमने बीच में देखा था इन द बिटवीन ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज हम स्ट्रिक्टर प्रोविजंस ला सकते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ द यूज ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल प्रोसेसेस, क्योंकि करप्शन के केसेस, गिफ्ट देने के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, मनी का यूज इन दिस केस बहुत ज्यादा देखा जाता है इलेक्शंस में. और इसके लिए ये भी आता है कि ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट अपने ही फंड से इलेक्शंस के लिए एक्सपेंडिचर दे, तो इस तरह के सजेशंस भी आते हैं. इसके अलावा जिन भी कैंडिडेट्स का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, अब क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या है कि दैट पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर, लेकिन अगर ये सजेशन क्या कहता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स अगर बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी कैंडिडेट अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो उसको ही डिबार कर देना चाहिए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस. तो दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस, वन ऑफ द सजेशंस, सॉरी. देन नेक्स्ट इज there should be complete ban on the use of the caste and religious appeals in the election campaigns. And next, there should be a law to regulate the functioning of the political parties. Political parties जिस भी तरीके से फंक्शन कर रही हैं, उनकी फंक्शनिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ज्यादा अकाउंटेबल होने चाहिए. There are 2 other ways of ensuring the elections जो हम कर रहे हैं, कि लोगों में खुद में विजिलेंस की भावना हो, लोग खुद से बहुत ज्यादा यहाँ पे जागरूक हो, उनको खुद के अपने राइट्स के बारे में पता हो, उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में पता हो. एंड इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज या वेरियस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए अपना रोल निभा सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले हैं, और बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर यूपीएससी. तो इसी तरीके के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूपीएससी के लिए सिविल्स प्रेप के इस चैनल को फॉलो करते रहिए. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.